ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आई होप आज मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है। हाँ सर क्लियर है। ओके, चलो ठीक है। हाँ, सो हमने कल कोनिक सेक्शन का थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट किया था अप टू हाइपरबोला। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस थोड़े बहुत पेंडिंग है, तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं एंड देन आज के ही सेशन में हम न्यू टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। सो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ट्राई दिस वन। Find the equation of two common tangents. Find the equation of two common tangents to the circle x square plus y square is equal to a square and y square is equal to 8ax। ठीक है, इस टाइप का वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। मैंने आपको लॉजिक बताया है कि कभी भी आपको कॉमन टैंजेंट का इक्वेशन निकालना हो फॉर टू डिफरेंट कर्व, तो आप क्या करते हो? इंपॉर्टेंट वैरायटी है, याद दिलाओ। मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था इसका। सर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इक्वेट करते हैं। यस, दोनों कर्व के कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को इक्वेट कर दोगे, और क्योंकि यहाँ पे आपके पास दोनों ही कर्व स्टैंडर्ड हैं, तो आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को इक्वेट करके डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं अपने पास हमको उस केस से वैल्यू मिल जाएगा m का। ठीक है, अब मुझे बताना, जब मैं सर्कल की इक्वेशन की बात करता हूँ, अच्छा थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे ट्वाइस a स्क्वायर है, जस्ट अ सेकंड, नहीं तो वैल्यू मिस्टेक हो जाएगा। हाँ, ये a स्क्वायर की जगह पे ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर। हाँ, जब हम बात करते हैं फॉर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, तो मुझे बताओ इस सर्कल के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यानी कि c का वैल्यू क्या आएगा? c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। वेरी गुड। तो इस केस में r को मैं लिख दूं √2a इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। सबको समझा? मैंने सर्कल के स्टैंडर्ड केस का ही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज किया है, दैट इज c इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ r इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। सिमिलरली फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax, मुझे बताओ पैराबोला के इस शेप के या इस फिगर के हिसाब से इसका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c का वैल्यू कितना था? 2a/m। यस, यहाँ पे आपके पास एक a/m वैल्यू था। नाउ ऑब्वियसली बात है कि अगर टैंजेंट दोनों के लिए कॉमन है, मतलब इट्स अ सिंगल लाइन। अगर इट्स अ सिंगल लाइन तो दोनों का अपने पास c का वैल्यू 2a/m होगा ना? यस, यहाँ पे 2a/m होगा बिकॉज यहाँ पे 8a लिखा है। करेक्ट है, सो आई विल मेक द करेक्शंस। c इक्वल टू a/m था, बट यहाँ पे a की जगह पे आपके पास यू कैन से 2a लिखा हुआ है बिकॉज a/m जो था दैट वाज फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहाँ पे 8ax है, तो इसको मैं 2a/m कर देता हूँ। सो यहाँ पे ये जो दो c के वैल्यू निकाले हैं, टेक्निकली ये दोनों c एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों c भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इन दोनों को इक्वेट करके सिंप्लीफाई करते हैं and will try to find out the value of m because m is the only unknown जो मुझे find out करना था। तो LHS में हो गया √2 times of a into under root of 1 plus m square is equals to 2a upon m। now यहाँ पे आपके पास a से a तो कैंसिल हो गया, √2 से यहाँ पे रूट आ जाएगा एंड देन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। जैसे स्क्वायरिंग किया तो ये आपको मिलेगा 1 plus m square is equal to 2 upon m square। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में इसको अरेंज कर लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा m टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। मुझे बताओ इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स क्या आएंगे? बोलो। m टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर माइनस 2 फैक्टर्स बोल दो। उसको x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 मान लो, एक ही बात है। सो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2 इंटू m स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 एंड माइनस 1 बेसिकली सॉरी,
क्योंकि +2 -1 करने पे सम आएगा +1 एंड प्रोडक्ट आएगा आपके पास -2। नाउ अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना, यहाँ पे आपको दिखेगा कि m² + 2 = 0। मुझे बताओ क्या m² + 2 कभी 0 हो सकता है? नो सर। क्योंकि एक स्क्वायर है प्लस अ Yes, पॉजिटिव sir. नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो ऑब्वियस सी बात है कि m² - 1 को 0 होना पड़ेगा। अगर m² - 1 0 हुआ मतलब m² इक्वल टू हो गया 1 और m का वैल्यू हो गया अपने पास ±1, तो ये Yes, होगा sir. अपने पास m का वैल्यू। जैसे ही मेरे पास m का वैल्यू आ गया तो अब सिंपल सा मेरे पास इक्वेशन था, मैं दोनों में से कोई भी फॉर्म यूज कर सकता हूँ टेंजेंट के लिए। I'll prefer the simplest one which is parabola का y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, इस केस में हो जाएगा 2a बाई m। तो m का वैल्यू पुट करो, एक इक्वेशन आपको मिलेगा y इज इक्वल टू x प्लस 2a एंड सेकेंड इक्वेशन मिलेगा y इज इक्वल टू -x माइनस ऑफ 2a। सो दीज आर दी टू इक्वेशंस ऑफ कॉमन टेंजेंट। सबको समझा अप्रोच क्या था और हमने सॉल्व कैसे किया? Yes, sir. ओके, किसी को भी कुछ डाउट इस क्वेश्चन में? एनीवन? No. ओके, नो सर। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको भी ट्राई करना। The foci of x square by 16 plus y square by b square equal to 1 and x square by 144 minus y square by 81 equals to 1/25 coincide, then find b square। देखो उसने क्या बोला है, फर्स्ट इक्वेशन किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है? एलिप्स। एंड सेकंड इक्वेशन हाइपरबोला। फर्स्ट इक्वेशन एलिप्स है, सेकंड हाइपरबोला है। उसने बोला है कि इन दोनों के जो फोकाई है ना वो एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब दोनों का फोकाई सेम पॉइंट पे आ रहा है। तो आपको बताना है कि बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ट्राई करोगे एक बार? Yes, sir. इजी क्वेश्चन। यस, ट्राई करो जल्दी से।
ओके चलो, काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया है, जल्दी से चेक कर लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने मुझे आंसर 7 बोला है। लेट्स सी, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट आंसर, सो आई नीड टू क्रॉस चेक। सो यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है विच रिप्रेजेंट्स अ एलिप्स, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो एलिप्स है, ये एलिप्स सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस होगा या अलोंग वाई एक्सिस होगा, ये क्लियर करो। सर पहले उसका करते हैं ना, हाइपरबोला का, उससे पता चलेगा। अच्छा ठीक है, चलेगा। सो दैट इज अ बेटर लॉजिक कि आपके पास, अगर आप हाइपरबोला पे कमेंट करोगे तो बेटर इजीली पता चल जाएगा कि आपके पास ये अलोंग एक्स होगा या अलोंग वाई, बिकॉज दोनों के फोकस कोइंसाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली दोनों का एक्सिस भी कोइंसाइड करना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर बाय 144, अब इसको मैं थोड़ा सा और अरेंज कर लेता हूँ। मैं इसको कुछ ऐसा लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर बाय 144 अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर बाय 81 अपॉन 25 इक्वल टू 1। हाइपरबोला में मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है। आई क्लियरली नो कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वाई स्क्वायर नेगेटिव, मतलब ये अलोंग एक्स एक्सिस का हाइपरबोला है, तो ऑब्वियसली ये एलिप्स भी क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस का एलिप्स होगा। अब मुझे बताओ, लेट अस से इसका जो फोकस कोऑर्डिनेट है उसको मैंने S1 डिनोट किया, तो इसका फोकस कोऑर्डिनेट क्या आएगा इस एलिप्स का, बोलो। AE, 0 AE, 0 मतलब ये हो जाएगा बेसिकली 4E, 0, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आते हैं। सो इसका फोकस कोऑर्डिनेट अपने पास, लेट अस से उसको मैंने S2 बोला, तो इसका फोकस कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, अगेन सेम AE, 0, बट AE, 0 को सॉल्व करने के लिए पहले मुझे इसका इसेंट्रिसिटी निकालना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कि हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी इक्वेशन क्या था। बी स्क्वायर बाय स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। बी स्क्वायर को मैं पुट कर देता हूँ 81 अपॉन 25 इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 144 अपॉन 25 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। 25 से 25 आपका कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे अपने को एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा, 81 अपॉन 144 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया बेसिकली ई स्क्वायर। अब इस केस में इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, तो 81 प्लस 144, सो ये अपने पास हो जाएगा कहीं ना कहीं 225 अपॉन 144 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। एंड व्हेन आई सिंप्लीफाई इट फर्दर, तो ई का वैल्यू आएगा मेरे पास 15 अपॉन 12, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 5 अपॉन 4। सबको क्लियर है ये, बोलो। यस सर। ई का वैल्यू, यस, तो ये Yes, हो गया sir. इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, दैट इज 5/4। अब इससे इसका करस्पॉन्डिंग फोकस निकाल लेते हैं। तो इसका भी फोकस था AE, 0। मुझे बताओ इस गिवन हाइपरबोला के लिए A का वैल्यू कितना है, 12/5। तो 12/5 इंटू 5/4, 0, ये हो गया इसका फोकस। फर्दर अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे दिखेगा कि जो हाइपरबोला का फोकस है वो कहीं ना कहीं आ रहा है 3,0, करेक्ट। Yes, sir. नाउ एज पर द क्वेश्चन, ये दोनों फोकस कोइंसाइड करते थे। ऑब्वियसली अगर दोनों फोकस कोइंसाइड करते हैं तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल होने चाहिए, मतलब x कोऑर्डिनेट शुड बी आइडेंटिकल, y कोऑर्डिनेट शुड बी आइडेंटिकल। y कोऑर्डिनेट दोनों का 0 है तो x को इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ से कंडीशन मिल जाएगा 4e इज इक्वल टू 3। नाउ 4e इक्वल टू 3 हुआ, मतलब e हो गया अपने पास 3/4। तो दिस e इज नथिंग बट इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। अब मुझे बताओ ellipse का eccentricity का फॉर्मूला if you are considering ellipse to be along x axis, क्या था? बी स्क्वायर बाय स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस B square is equal to A square. Yes, Minus b square is equal to a square into 1 minus of e square. We have all the values, हमको सिर्फ b square find out करना था। तो a square का वैल्यू अपने पास है 16 into 1 minus of e square which is nothing but 9 upon 16। सिंप्लीफाई किया तो डायरेक्टली आपको वैल्यू मिलेगा b square is equal to 7। आई होप आप सब लोगों ने भी सेम अप्रोच यूज किया था जिनका भी आंसर 7 आया था। Yes, sir. ओके ठीक है, किसी को कुछ डाउट इस क्वेश्चन में, एनीवन? No, sir. ओके चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो। सो इट सेज, सर यस बेटा। सर इसका आपने ए और बी कैसे निकाला वो एक बार बता दीजिए। हाइपरबोला का या एलिप्स का बेटा? सर एलिप्स का। एलिप्स का, देखो एलिप्स का अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन देखोगे तो एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा होता है x² बाय a²
प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप कंपेयर करो तो ये पूरा हो गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर लिखा है, मतलब ए का वैल्यू 4 हो गया, तो वहां से मैंने सॉल्व किया बेटा। ठीक है सर वो 144 सर वो अच्छा हाइपरबोला वाला। हाँ ओके देखो सेम इक्वेशन हाइपरबोला के केस में होता है अपने पास एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मैंने देखा जो इक्वेशन मुझे दिया था ना वहां पे इक्वल टू 1 नहीं था, वहां पे इक्वल टू 1/25 था। तो मेरा पहला काम रहेगा इस 25 को हटाना है। अब इस 25 को हटाने के लिए मैं सभी साइड 25 से डिवाइड करता हूँ। जब मैं सभी साइड 25 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 144/25, यहाँ पे आ जाएगा 81/25 और यहाँ पे 1 बन जाएगा। जैसे ही ये 1 बना तो अब मैं ए और बी पे डायरेक्टली कमेंट कर सकता हूँ। ये पूरा हो गया मेरा ए स्क्वायर मतलब 144/25 और ये पूरा हो गया मेरा बी स्क्वायर दैट इज 81/25। ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालने के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आरएचएस में आपके पास 1 होना चाहिए बस। ठीक है ओके सर। ओके बेटा। सर चलो यस बेटा। सर कल ना एक्चुअली मैं यूट्यूब पे थोड़ा देख रहा था तो उसमें ना शॉर्टकट्स आए मतलब शॉर्ट टिप्स आई थी तो उसमें हाइपरबोला और एलिप्स के लिए बताया था कि अगर जैसे हाइपरबोला का फोकाई निकालना है ना तो विदाउट एसेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हो उसमें। बराबर है, वो डायरेक्टली आपके पास देखो कैसा होता है ना, शॉर्ट ट्रिक इज नथिंग बट एक फॉर्मूले का शॉर्ट वाला वर्जन। ठीक है जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला पूरा यूज करते हैं तो इसी को आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, वो प्लस माइनस करके मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाले पार्ट से, तो वो भी यूज कर सकते हैं। बट मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सेम आंसर ही मिलेगा। सिर्फ ये है कि हम उसमें एक स्टेप बढ़ा के कर रहे हैं, वो डायरेक्टली एक स्टेप करते हैं बस। नहीं सर वो एक्चुअली उन्होंने बताया ना, मैं बोला एक बार आपसे कंफर्म कर लेता हूँ कि वो बराबर है कि नहीं। उन्होंने बराबर बोला है बराबर है सर उन्होंने बोला फोकस को जो फोकस है ना उसके कोऑर्डिनेट दो c,0 और देन c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दो हाइपरबोला के लिए और आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो मैंने बोला इससे भी ट्राई किया तो आया बराबर, मैंने बोला आपसे कंफर्म कर लेता हूँ एक बार। करेक्ट, मैं बताता हूँ कैसे हुआ। ये आपने हाइपरबोला के लिए बोला है ना बेटा, तो हमने इसको एक बार डिस्कस भी किया था। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो। क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। बेसिकली इसको मल्टीप्लाई किया। अब आप देखो ये जो इक्वेशन है आपने यही बोला है क्योंकि ए ई कॉमा 0 क्या होता है, फोकस होता है। तो आपने फोकस कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या बोला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट्स द सेम थिंग, समझे? यस सर। हाँ सो अगेन वही वो शॉर्टेज जो बनाया गया वो कहीं ना कहीं इन्हीं फॉर्मूले से डिराइव किया है। अब जितना इनको एनालाइज करोगे ना आपको वो चीजें मिलती जाएंगी बस खाली। सो आप किसी भी वे में यूज करो। हमने इस इक्वेशन को एक क्वेश्चन में यूज भी किया था कि जहां पर रिक्वायरमेंट था तो मैंने डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर यूज कर लिया था बिकॉज वो डिपेंड करता है कि अपने को रिक्वायरमेंट किस चीज का है। तो यस वो जो इक्वेशन उन्होंने बोला है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसको आप शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो कि कभी भी आपको अगर फोकस कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो फोकस कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन केस ऑफ हाइपरबोला ओनली। ठीक है ओके सर, तो सर मतलब यूज कर सकते हैं ऐसे? डेफिनेटली यूज कर सकते हो। ओके थैंक यू सर। ओके बेटा चल मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ इसको ट्राई करो। फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला whose length of latus rectum equals to 8 unit and the length of conjugate axis equals to half of distance between the foci, हाँ करो इसको सॉल्व। आपको इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है हाइपरबोला का जिसका लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज इक्वल टू 8 यूनिट एंड द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू हाफ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। मुझे बताओ ई फाइंड आउट करने के लिए क्या बताया था मैंने? b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर यस हमको बेसिकली b अपॉन a या फिर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। इसके बेसिस पे हम लोग इजीली e फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सॉल्व करो एंड लेट मी नो द वैल्यू ऑफ e।
ओके, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे अपने पास इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला अपने को फाइंड आउट करना था। अब कंडीशंस को समझना, कंडीशन क्या क्या दिया था अपने को। फर्स्ट अपने को कंडीशन दिया था लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। मुझे याद दिलाओ, लैटिस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला का आपके पास लेंथ का फॉर्मूला क्या था? 2b स्क्वायर बाय ए। तो यहाँ से आ गया 2b स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू 8, मतलब एक कंडीशन मिला आपको b स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू 4। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। अगर आपने लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 2b स्क्वायर बाय ए बोला है, दैट मींस इट इज अंडरस्टूड कि आपने एलिप्स अलोंग हाइपरबोला अलोंग एक्स एक्सिस लिया है, तो उसका लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना हो जाएगा बोलो? 2b 2b is equal to half into distance between the foci. Distance between the foci कितना होता है? 2ae 2ae. Yes, it is equal to 2ae. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा b upon a is equal to e by 2. b upon a is equal to e by 2, ये कंडीशन मिला। अब वी नो कि हमको इसेंट्रिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए b अपॉन a का रेशियो ही चाहिए था, तो ये इक्वेशन फिलहाल हेल्पफुल लग नहीं रहा है। लेट्स सी, सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं, हो सकता है चेक करने के लिए अपने को हेल्प कर दे यहाँ पे कुछ ना कुछ। हाँ सर ऊपर वाला हेल्पफुल है ओके, मतलब इन दोनों से आप b निकाल सकते हो बेसिकली। सर। b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है, तो b को हम लोग 2 रूट a लिख सकते हैं ना, इधर पुट कर सकते हैं ना। ओके ओके, हाँ मतलब वो ये देखो क्या होगा ना कि a और b दोनों को आप e के फॉर्म में निकालोगे, बट डायरेक्टली मैं यहाँ पे b अपॉन a इक्वल टू e बाई 2 इस इक्वेशन में यूज करके सीधे e ही निकाल लूंगा, which is b square upon a square is equal to e square minus 1। तो इससे और इजी में आंसर आ जाएगा, वो इक्वेशन भी चलेगा। मतलब हो सकता है कि क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हो, लेट्स सी, चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि अपने को ये दिख रहा है कि खाली इतने इन्फॉर्मेशन से भी आंसर आ सकता था। सो एक बार चेक कर लेते हैं। सो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो ये हो जाएगा e स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू e स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा अरेंज करना स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर बाय 4। सो बेसिकली एक्सप्रेशन देखिएगा 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ e स्क्वायर बाय 4, और आई कैन से e स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय 3। अब अगर e स्क्वायर इक्वल टू 4 बाय 3 है, तो e का वैल्यू आना चाहिए अपने पास 2 बाय 3। ये रहेगा अपना फाइनल इसेंट्रिसिटी का वैल्यू। मेरे हिसाब से जो फर्स्ट इक्वेशन था दैट वाज ऑफ नॉट मच यूज, बिकॉज इसके बिना भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। दैट इज जस्ट अ एक्स्ट्रा डेटा जो क्वेश्चन में दे रखा था, यहाँ पे इसका कोई रिक्वायरमेंट ज्यादा है नहीं है, तो आप खाली सेकंड इक्वेशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ऐसे कभी कभी होता है क्वेश्चन में, एग्जाम में भी आता है कि कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा डेटा देता है आपको चेक करने के लिए, बट यहाँ पे इसका एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, आप इसके बिना भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जो हमने किया। तो इस केस में आपका जो इसेंट्रिसिटी है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 2 बाय रूट 3। सबको क्लियर हुआ ये पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट बताना। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ quadrilateral formed by the tangents at the endpoints of the lattice rectum at the endpoints of the lattice rectum of the ellipse x square by 9 plus y square by 5 equal to 1। क्वेश्चन उसने खाली सिंपल सा बोला है, एक एलिप्स है, उसके लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट पे आपने टैंजेंट बनाए। ऑब्वियसली लैटिस रेक्टम के 4 एंड पॉइंट होते हैं, तो 4 टैंजेंट बनेंगे। उन 4 टैंजेंट से बनने वाला डायग्राम जो भी होगा वो एक क्वाड्रिलेटरल होगा, इट विल हैव 4 साइड। तो उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बता दो। ट्राई करो एक बार, मैं ट्राई करता हूँ इसके डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने को, आप लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई करो।
ओके चलो, इसमें आप लोगों के आंसर मुझे काफी डिफरेंट मिल रहे हैं। सो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली अप्रोच क्या है और इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या था। क्या सब लोगों को डायग्राम रफली समझा कि एग्जैक्टली कौन से कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालने को आपको बोला गया था? यस सर। ओके देखो, अगर डायग्राम समझेगा तो क्या है ना कि आपको समझ जाएगा कि ये कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालने के लिए द रिक्वायरमेंट इज कि आप सिर्फ इस ट्राइंगल का एरिया निकालें। ट्रायंगल का एरिया टेक्निकली यस, बिकॉज टेक्निकली यही ट्राइंगल 4 बार कंप्लीट करके इस क्वाड्रेटर कंप्लीट कर रहा है। बेसिकली इट्स अ पैरेललोग्राम। तो हम लोग सिर्फ अगर एक ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे तो वही ट्राइंगल बिकॉज ऑफ सिमेट्री 4 बार खुद को रिपीट कर रहा है। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे 2 ही चीजों का रिक्वायरमेंट है, OA एंड OB, दैट इज बेस एंड हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए कि OA और OB निकालें, और OA और OB इज नथिंग बट टैंजेंट का एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन। वो भी कौन सा टैंजेंट? ये वाला। सो मुझे खाली इतना बता दो, लेटस रेक्टम का ये वाला एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जिसको मैं P लिखने जा रहा हूँ। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट P, comma AE कॉमा B² by A. वेरी B² गुड, by A. B² by A। ये आपको ओरली हमेशा पता होना चाहिए बिकॉज कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आप क्वेश्चन को काफी इजी बना सकते हो। तो ये जो P पॉइंट है ये हो जाएगा AE कॉमा B² by A। अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे A² हो गया बेसिकली अपने पास 9, B² हो गया अपने पास 5, तो यहाँ से E का वैल्यू निकाल लेते हैं। 5/9 इज इक्वल टू 1 माइनस E², मतलब आई थिंक E का वैल्यू आएगा 2/3। एम आई करेक्ट? बराबर है कि नहीं? यस सर, बराबर है। यस, हाँ, E आ सर। गया 2/3। अब P पॉइंट पे आते हैं वापस से। P पॉइंट होगा AE। A अपने पास था बेसिकली 3, तो 3 इंटू 2/3 मतलब बेसिकली ये हो गया 2, कॉमा B² by A। B² है 5 अपॉन यहाँ पे A² है या A है 3, तो 2, 5/3 ये आना चाहिए था लेटस रेक्टम का P पॉइंट, ये वाला कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे मुझे टैंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो मुझे बताओ टैंजेंट का कौन सा फॉर्म यूज करूंगा बेटा? T equals to 0. यस, पॉइंट है, T इक्वल टू 0 यूज कर लेंगे। सो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट P, इसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, दैट इज नथिंग बट T इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अपने पास हो जाएगा x इंटू x1 अपॉन A² प्लस y इंटू y1 अपॉन B² इज इक्वल टू 1। पॉइंट को पुट करना स्टार्ट करते हैं। सो 2x अपॉन 9 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, तो फाइनली बचेगा y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा और अरेंज कर लेता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। ये अपने पास बनेगा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। नाउ अब इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ गया तो मुझे निकालना है पॉइंट A एंड पॉइंट B। मुझे बताओ पॉइंट A और पॉइंट B निकालने के लिए क्या करोगे? सर B तो डायरेक्टली होगा ना? दोनों डायरेक्टली आ जाएंगे बेटा। जब पॉइंट A निकालोगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0, तो आप सिंपल सा बोलोगे कि A पॉइंट हो जाएगा 0,3। सबको समझा क्या किया मैंने? यस सर। हाँ, पॉइंट A इज नथिंग बट इस टैंजेंट का y एक्सिस से इंटरसेक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है y एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है तो x कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। सिमिलर वे में जब मैं पॉइंट B की बात करूंगा तो B पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो वो पॉइंट आ जाएगा 9/2, 0। ये आपका B कोऑर्डिनेट रहेगा। अब अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB की बात करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू OA इंटू OB। अब ऑब्वियसली बात है अपने पास OA का मतलब यहाँ पे आ गया 3, तो ये वैल्यू बनेगा 1/2 इंटू 3 इंटू 9/2, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा इट इज इक्वल टू 27/4। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जल्दी जल्दी में ये मिस्टेक भी होता है। आपने स्टार्टिंग में अप्रोच तो पहचान लिया था कि अप्रोच क्या है और आपने आंसर निकाला, और एक्चुअली ये क्वेश्चन भी आपके ऑप्शन में था और आप इसको टिक करके आते हो। क्या ये अपना एग्जैक्ट आंसर है? No. No. No, sir. Yes, this answer multiplied by 4 will be our exact answer because ये बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। अभी क्या है ना कि अभी आप फ्री माइंड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको सब क्लिक कर रहा है, बट एग्जाम में ये प्रेशर होता है। तो इस टाइप की क्वेश्चन को स्पेसिफिकली ध्यान रखना कि आपने उसका अप्रोच बनाया है। तो अभी आपने एरिया निकाला, ये एरिया सिर्फ ट्राइंगल का आया है, यहाँ पे आपको चाहिए था एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटरल ABCD। जब कोऑर्डिनेटरल ABCD का एरिया निकालोगे तो इट शुड बी नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, which is nothing but 4 into 27/4।
सो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली, इट विल बी इक्वल टू 27 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। मुझे बताओ इस अप्रोच में किसी को भी क्या कोई प्रॉब्लम, एनीवन? नो सर। ओके, नहीं सर। कभी भी ऐसे कुछ डायग्राम्स आएंगे ना जहाँ पे बोलेगा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या रेक्टेंगल बन रहा है, तो थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बना के देखो, आपको अपने आप क्लिक कर जाएगा। मोस्ट ऑफ देम विल बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, क्योंकि सारे कर्व ही सिमेट्रिक है। एलिप्स सिमेट्रिक था, आपके पास हाइपरबोला सिमेट्रिक है, तो इन पे बनने वाले कर्व भी मोस्ट ऑफ देम सिमेट्रिक होंगे, तो आप इजीली उनको सिंप्लीफाई कर सकते हो। डायग्राम के बिना आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल था कि ये कर्व कैसा दिखेगा, बट जैसे डायग्राम देखा तो चीजें आसान हो गई बेसिकली। ठीक है, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? जी सर। ओके, चलो यहाँ पे कोनिक सेक्शन को कंप्लीट करते हैं। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे, अपना नेक्स्ट चैप्टर बेसिकली। सो यहाँ पे हमने अपना ज्योमेट्री का यूनिट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नॉट द कंप्लीट ज्योमेट्री, बट आई कैन से ज्योमेट्री के यूनिट में आपके पास 2D ज्योमेट्री जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब 3D ज्योमेट्री काफी एंड में आता है, दैट इज सपोज टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो उसको एंड में देखेंगे। बट यस, हम वापस से आ रहे हैं कैलकुलस पे। अब अपना एक मेजर यूनिट है कैलकुलस, जिसमें से हमने कुछ पार्ट कंप्लीट किया था, बाकी पार्ट अब हम कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट जो हमने पार्ट देखा था, दैट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन कैलकुलस में, करेक्ट है? यस सर। हाँ, अब नहीं, अभी एओडी नहीं आएगा बेटा। एओडी के पहले डिफरेंशिएशन की कुछ और चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद एओडी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि एओडी कैसा है ना कि बहुत आसान और सिंपल चैप्टर है, पर उस